Hey YouTube, it's AI Enigma here. So this is our 13th session in Road to Cat RC Explain series. As usual, I will provide the PDF of the session in the comment section below, so you can try the RC yourself and then look at the answer for clearer understanding. So without wasting any time, let's hop right onto the RC itself. The rift is a place, but the rift is also a word. It's a noun for splits in things or relationships, a geological term for the result of a process in which Earth shifts, and it's verb apt to describe our current connection to the planet. Alienation, separation, breakdown. The rift offers us another way of thinking. Author is probably right now explaining the rift as a phenomena. We are, you can say, not rift as a phenomena itself. The author is explaining us about the rift. ऑथर जो है वो स्टार्ट करता है रिफ्ट से और डिफरेंट मीनिंग्स बता रहा है रिफ्ट के. रिफ्ट का एक पहला मीनिंग जो ऑथर कन्वे करता है कि व्हेन हम रिफ्ट को एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है स्प्लिट, कोई चीज़ों को बांटना. वो थिंग्स हो सकती हैं या फिर रिलेशनशिप हो सकती हैं. दैट इज़ द फर्स्ट मीनिंग दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ नाउन. सेकंड मीनिंग जो होता है दैट इज़ व्हेन इट यूज्ड एज ए जियोलॉजिकल टर्म. व्हेन रिफ्ट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ जियोलॉजिकल टर्म, तो इसका ये जब मैं रिफ्ट को जियोलॉजिकल टर्म के फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस इन विच अर्थ शिफ्ट्स, जिसके अंदर अर्थ जो है वो एक्चुअली शिफ्ट करती है, उसका मीनिंग होता है. तो व्हेन आई एम यूजिंग रिफ्ट एज अ जियोलॉजिकल टर्म, देन इट कन्वेज द मीनिंग दैट द इट रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस इन विच अर्थ शिफ्ट्स. दैट इज़ द सेकेंड मीनिंग हियर. थर्ड जब होता है जब उसको हम वर्ब के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, which is mentioned here itself. When we are using rift as a verb to describe our current connection to the planet, अगर हम rift को as a verb के फॉर्मेट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हम एक कनेक्शन शो कर रहे हैं. हमारा करंट कनेक्शन हमारा प्लानट किससे क्या है. इट्स अबाउट एलियनेशन, इट्स अबाउट सेपरेशन, इट्स अबाउट ब्रेक डाउन. सो 3 मीनिंग्स ऑफ रिफ्ट आर डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ itself, and then the author concludes that the rift offers us another way of thinking. So what does rift offers us? Rift जो है वो हमें another way of thinking provide करता है. Now one thing is that immediately हमको read करने के बाद ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि the topic of discussion is about rift itself. तो जो भी description होगा, जो भी हमारे पास discussion होगा, it would involve rift. Okay, so let's read further. That we come from the earth and return to earth is not a burial metaphor but a fact. Author goes on to say कि वी आर कम फ्रॉम अर्थ एंड वी विल रिटर्न टू अर्थ. हम अर्थ से आए भी हैं और हम उसको रिटर्न भी करेंगे. दिस इज़ नॉट अ ब्यूरियल मेटाफॉर. ऑथर बोलता है कि एक ब्यूरियल मेटाफॉर नहीं है, बट ये एक्चुअली फैक्ट है कि वी आर फ्रॉम अर्थ, वी हैव केम फ्रॉम अर्थ और हम रिटर्न अर्थ को भी रिटर्न करेंगे. जियोलॉजिकल प्रोसेसेस क्रिएट पर्टिकुलर लैंड फॉर्म्स दैट जनरेट पर्टिकुलर एनवायरमेंट एंड सपोर्ट पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइफ. ऑथर गोज ऑन टू से कि हमारे पास कुछ जियोलॉजिकल यू कैन से प्रोसेसेस होती हैं. वॉट आर दिस जियोलॉजिकल प्रोसेस वी डोंट नो ऑफ, बट कुछ जियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, ये एक्चुअली क्रिएट करती हैं कुछ लैंड फॉर्म्स को, और ये लैंड फॉर्म्स जो हैं कुछ इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं किसको, लाइफ को. ये ऑथर का मानना है. द होमिनिन फॉसिल्स scattered through the rift valley are anthropological evidence but also confronting artifacts. Then author goes on to say hominin, which is related to humans, कि there are actually hominin fossils. ह्यूमंस के फॉसिल्स हैं हमारे पास जो कि रिफ्ट वैली के अंदर स्कैटर्ड हैं. और व्हाट आर दीज होमिनिन फॉसिल्स इन द रिफ्ट वैली? दीज आर नॉट ओनली एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस बट ऑल्सो कन्फ्रंटिंग आर्टिफैक्ट्स विच इज समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय अस. सो ये एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस तो है ही, साथ में कन्फ्रंटिंग आर्टिफैक्ट्स भी हैं. दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट द ऑथर इज कन्वेइंग. Made of rock, not bone, they are familiar yet unexpected, turning up in strange places, emerging from the dirt where they heavy, as if burdened with the physical weight of time. अब यहाँ पर कुछ metaphorical language जो है वो इस्तेमाल करी है at the end. Even if we don't get the whole meaning, we will just try to understand जितना समझ सकते हैं. That's how you should proceed with the RC. Don't get fixated on understanding every little word. They are made up of rock, not bone. ये rock से बने हुए हैं, bone से नहीं बने हुए. They are familiar yet unexpected. ऐसा लगता है कि हम इनसे जानते हैं, we are familiar with it, but उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि they are yet so distant. Turning up in strange places. ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पे मिलेंगे, हर बहुत अलग अलग strange जगह के ऊपर भी हमें क्या कह सकते हैं hominin fossils मिलते हैं. Emerging from the dirt where they heavy, as if burdened with the physical weight of time. Now this is something which has been said. Even if you don't understand the meaning, it's completely fine. Skip on to it. अगर आगे क्वेश्चन आएगा, so we can try to understand कि यहाँ पर क्या बोला है, या फिर even we can leave this as well. So this is always an option. They are caught on in our origin story and endgames, writes the geographer Catherine Yusof, a simultaneous manifestation of mortality and immortality. Then हमारे पास यहाँ पर एक author है which is you can say
कैथरीन जोग्राफर जो है उसको अपन कह सकते हैं कैथरीन यूसॉफ. कैथरीन यूसॉफ सेज कि दे आर कॉट, यू कैन से द आर्टिफैक्ट्स ऑफ द होमिनिन फॉसिल इटसेल्फ, दे आर कॉट इन आवर ओरिजिन स्टोरीज एंड गेम. हमारी लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई और कैसे एंड हुई उस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, ये हमको कौन बताते हैं? दीज आर्टिफैक्ट्स, दीज होमिनिन फॉसिल्स टेल्स अस एज साइमल्टेनियस मैनिफेस्टेशन ऑफ मोर्टैलिटी एंड इमॉर्टैलिटी. दे रिप्रेजेंट्स एक्चुअली द मोर्टैलिटी ऑफ द ह्यूमन एंड इमॉर्टैलिटी ऑफ दीज फॉसिल इटसेल्फ. दे embody both the vanishing brevity of an individual life and the near eternity of a mineralized geological life. What ये बताते क्या हैं? What they embody? They embody both the vanishing brevity of an individual life. कैसे एक individual की life खत्म हो सकती है and the near eternity of a mineralized geological life. और कैसे एक geological life जो है वो near एक mineralized geologic life जो है वो eternity तक जिंदा रह सकती है. You can say एक fossil जो है वो इतने टाइम तक जिंदा रहा है. दैट इज समथिंग दैट दे embody. Once as the philosopher Manuel Delenda puts it in 1,000 years of non-linear history. अब यहाँ पर एक हमारे पास अनदर फिलोसोफर का डिस्क्रिप्शन है, दैट इज यू कैन से मैनुअल डेलेंडा, और उसकी जो बुक है या फिर यू कैन से एक पेपर होगा 1,000 years of non-linear history. Bodies and bones cross the threshold back into the world of rocks. Specifically कोई something which has been said by this author or the philosopher Manuel Delenda. Again, this has been mentioned by bodies and bones across the threshold back into the world of rocks. Again, अगर हमको लग रहा है कि if this is something which has been utilized by us या फिर हमें काम का होगा तो we can just go back again. There is fear in this but hope too. So हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन फिलोसोफर मैनुअल डेलेंडा के ऊपर था, जिसने हमारी कोई एक बुक होगी जिसको अपन कह सकते हैं 1,000 years of non-linear history. It says that bodies and bones cross the threshold back into the world of rocks. Now this is being something which is said by Manuel Delenda himself. There is fear in this but hope too. Then the author goes on to say कि there is fear in this, इस चीज़ में डर तो है but hope भी है, because we can neither measure, contend with, nor understand the Anthropocene without embedding ourselves in different time scales and grounding ourselves in the earth. Author goes on to say कि इसमें फियर तो है इस चीज़ में कि यू कैन से दे रिप्रेजेंट द मॉर्टैलिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड इमॉर्टैलिटी ऑफ द जियोलॉजिकल मिनरल लाइफ. देयर इज़ समथिंग फियरफुल अबाउट इट बट देयर इज़ होप टू. क्यों? क्योंकि हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते एंथ्रोपोसीन. एंथ्रो विच मीन्स ह्यूमन, पोसीन विच मीन्स एरा. सो द era of humans cannot be understand without embedding ourselves in different time scales. अगर हम different time scales के अंदर अपने आप को embed नहीं करेंगे so we'll be not be able to understand the Anthropocene. और ये तो करना ही है, साथ में we have to ground ourselves in the earth and hominin fossils are a part to both. और hominin fossils जो है वो इन दोनों का क्या है, एक पार्ट है. So this is the paragraph which describes us about the description of the Rift Valley itself. Rift Valley जो है वो क्या है, उसके अंदर हमें description आता है hominin fossils का and how Rift Valley is a way specifically through the hominin fossils for to embedding ourselves in order to understand the Anthropocene era. ये हमको important confirmation convey करता है the second paragraph itself. Now let's look at the third paragraph. Those species that cannot adapt die. So author goes on to speak कि ऐसी species जो adapt नहीं कर सकती they eventually die. Humans, it turns out, fortunately for us, less so for the planet, are expert adapters. So humans जो हैं they are expert adapters. That is the information that the author is trying to convey. We had to be because the Rift Valley in which we are born is a complex, fragmented, shifting place, so diverse in habitat that it seems to contain the world. Author goes on to say कि हमें adaptable होना ही पड़ा is like because जो Rift Valley जो थी वो इतनी complex थी, इतनी fragmented थी, इतनी ज़्यादा shifting place थी, which means like maybe it's talking about environment, so diverse in habitat that it seems to contain the world. कि रिफ्ट वैली इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, इतनी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड थी कि ह्यूमंस हैड टू बी द एक्सपर्ट अडेप्टेबल इफ दे वांटेड टू लिव ऑन टू सच अ प्लेस. इट इज़ वैरिड एज इट इज़ इमेंस. ऑथर गोज ऑन टू से कि जो रिफ्ट वैली जो है वो बहुत ज़्यादा वैरिड भी है जितनी वो बड़ी है, एज इट इज़ इमेंस. सो ब्रॉड दैट ऑन all but the clearest of days its edges are lost in gaze. वो इतनी ज़्यादा you can say broad है कि on all but the clearest of days, you can say rather than सारे दिन को छोड़कर except the clearest of days जो होती हैं its edges are lost in its haze. उसकी edges जो है वो haze के अंदर होती हैं. From high on its eastern shoulder, successive hills descend thousands of feet to the plains below like ridges of shoreward ocean swell. Here the valley floor is hard baked dirt. Now immediately when I'm reading this, मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर whatever that I'm reading is right now, this is just a description or you can say an elaboration that what the author has said कि रिफ्ट वैली जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, फ्रेगमेंटेड है, शिफ्टिंग प्लेस है और डाइवर्स है हैबिटेट के अंदर. whatever that's been going on is here, this is just the description. Usually कैट का एक पैरामीटर रहता है कि ऐसे
जहाँ मेन आइडिया इंपॉर्टेंट रहता है, नॉट द एग्जाम्पल. सो आई एम जस्ट गोना स्किम थ्रू दिस. अगर मुझे लगेगा कि आगे यहाँ से क्वेश्चन है, देन आई विल जस्ट गो बैक टू दिस. बट राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी क्रक्स ऑफ डिटेल that is being about Rift Valley. It is varied as it is immense, so broad that on the clearest of days its edges are lost in haze. From high on its eastern shoulder, successive hills descend thousands of feet to the plains below, like ridges of shoreward ocean swell. Here the valley floor is hard baked dirt, the hot air summoning dust devils to dance among whistling thorns, camphor, and silver-leaved myrrh. Dormant volcanoes puncture the land, their ragged, uneven craters stark against the sky. Fissures make across the earth. Valley basins are filled with vast lakes or dried out and clogged with sand and sediment. An ice-capped mountain stand sentinel, its razor ridges of black basalt rearing out cloud forest. Elsewhere, patches of woodland cluster on skyline or carpet hills and plateaus. In some of the worst least now. Immediately, I saw कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाता है. ये पूरा जो ग्रीन में मैंने जो हाईलाइट करा है, दिस इज़ जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ रिफ्ट वैली इज़. डिस्क्रिप्शन ऑफ रिफ्ट वैली कितनी बड़ी है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, उनका एग्जांपल देते हुए यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है. सो दिस इज़ प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, बट अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, वी कैन ऑलवेज टारगेट दिस एग्जैक्ट पैराग्राफ इटसेल्फ. In some of the world's least hospitable lands, the rain, wind, and tectonic summon long buried bones, skulls, and teeth from the earth. Author goes on to say कि ये जो रिफ्ट वैली है, ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एक लीस्ट हॉस्पिटेबल लैंड्स है. दिस इज़ नॉट यू कैन से हॉस्पिटेबल नहीं है ये रहने के लिए. क्यों? फिर ऑथर बताता है हमें कि जो रेन हो गया, जो विंड हो गया, और जो टेक्टोनिक समन्स हो गया, ये और जो टेक्टोनिक्स हो गए, ये समन करते हैं लॉग बरीड बोन्स, स्कल्स एंड टीथ फ्रॉम द अर्थ. मतलब यहाँ पर हमें बहुत तरह के फॉसिल्स जो हैं वो मिलते हैं. दिस इज़ रेस्टलेस टेरिटरी. दिस इज़ एक्चुअली अ रेस्टलेस टेरिटरी, अ लैंड फॉर्म ऑफ टमल्ट एंड मूवमेंट एंड द बर्थ प्लेस ऑफ ऑल. ये एक ऐसा एक डिस्टर्बेंस की टेरिटरी है, बट ऑल्दो इट्स अ रेस्टलेस टेरिटरी, ऑल्दो इट्स अ लैंडस्केप ऑफ टमल्ट. टमल्ट मीन्स कमोशन, और उसका दूसरा मीनिंग होता है डिस्टर्बेंस. एंड मूवमेंट का भी ये एक टेरिटरी है, बट ये बर्थ प्लेस है हमारी. यू नो, एज यू कैन से इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ ऑल, इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन्स स्पेसिफिकली. दैट इज़ द मेंशन हियर. एज यू कैन सी, इस पैराग्राफ इन सेल्फ के अंदर हमारे पास फर्स्ट की 2 से 3 लाइन्स के अंदर मेन आइडिया है, एंड द लास्ट की 2 से 3 लाइन्स के अंदर समथिंग विच इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट. द मिडिल पार्ट इज जस्ट द डिस्क्रिप्शन. Now on to the last paragraph. My forays into this territory over the past dozen years have only scratched at the surface of its immense variety. Author goes on to say कि मेरे जो ventures हैं, मेरे जो you can say travels हैं into this territory, which means Rift Valley के अंदर, over the past dozen years have only scratched the surface. मैंने केवल surface को scratch करा है, but Rift Valley जो है वो बहुत ज़्यादा immense है. I have travelled to blistering basalt hillsides, damp old growth forest. अब immediately we can say author जो है वो अपने ventures के बारे में बता रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ पर travel करा है. सेम गोज टू ऑन टू द जो लास्ट पैराग्राफ में करा. अगर इसके ऊपर स्पेसिफिकली टारगेटिंग क्वेश्चन होगा तो वी कैन जस्ट गो बैक टू दिस. अगर नहीं होगा, वी विल स्किप दिस. I have travelled to blistering basalt hillsides, damp old growth forest, ancient volcanoes with razor rims, smoking geothermal vents, hardened fields of lava, eroding sandstone landscape that spills fossils, lakes with water that is salty and warm, desert dunes with dizzying escarpments, gently wooded savanna, and rivers are clear as gin. Here you can travel through. Now immediately मैंने जैसे हियर यू कैन ट्रैवल तो देखा, मैंने एक चीज़ समझ ली कि ये जो भी लाइन जो ग्रीन के अंदर मार्क करी है, दिस इज़ प्रॉब्ली ऑथर्स डिस्क्रिप्शन कि मैं कहाँ कहाँ पे मैंने ट्रैवल करा है. मे बी अकॉर्डिंग टू द पैसेज इटसेल्फ इट डजंट सीम सेइंग कि यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए, बट अगर आएगा वी कैन ऑलवेज रिवर्ट बैक टू दिस पैराग्राफ. ओके, हियर यू कैन ट्रैवल थ्रू इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप बट ऑल्सो थ्रू टाइम. तो ऑथर देन कन्व्यूड्स एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो थ्रू इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप में भी ट्रैवल करते हो, बट यू ऑल्सो ट्रैवल थ्रू टाइम, विच इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय द पैराग्राफ इट सेल्फ. बिकॉज वैन यू गो बैक देन हमको समझ में आता है कि जो सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो लास्ट लाइन रहती है, ऑथर एक्सप्लेन्स कि एंथ्रोपोसेन को समझने के लिए यू हैव टू एम्बेडेड योर सेल्फ इन डिफरेंट टाइम स्केल्स, एंड देन यू हैव टू ग्राउंड योर सेल्फ इन द अर्थ इट सेल्फ. जो होमिनिन फॉसिल्स जो है वो दोनों चीज़ें करते हैं. सो दिस इज़ द पैराग्राफ इट सेल्फ. लाइक एज यू कैन सी, फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ कंटेन अ लॉट ऑफ हेफ्टी इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें शायद समझ में भी ना आए, बट थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ में बस की क्रक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत छोटी है, रेस्ट इज डिस्क्रिप्शन. सो इफ यू आर एबल टू नेविगेट थ्रू दैट डिस्क्रिप्शन, मे बी यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम इटसेल्फ एंड यू वोंट बी गेट फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज सच पैराग्राफ आर यू कैन से यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ना, देर इज़ लॉट ऑफ एम्बेलिशमेंट हियर. मतलब रादर देन सेइंग द थिंग्स एज इट इज़, बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके लैंग्वेज में बताया गया है, सो इट बिकम्स हार्डर टू अंडरस्टैंड दिस. सो आई होप you get the gist of it, this paragraph. Now we will be targeting questions. Question number 1. By the line, they embody both the vanishing brevity of an individual life
and the near eternity of mineralized geologic life. Once, as the philosopher Manuel de Landa puts it, in 1,000 years of non-linear history, 1997, bodies and bones cross the threshold back into the world of rocks. The author expresses an agreement with which of the following propositions. तो हमारे पास जो ऑथर ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है वो इज दिस पैराग्राफ हिमसेल्फ. सो यहाँ पर क्या डिस्कशन हो रहा था? दिस वॉज डिस्कशन अबाउट फॉसिल्स, इजंट इट? फॉसिल्स के बीच में डिस्कशन था, होमिनिन फॉसिल्स के बीच में, is that they represent both the vanishing brevity of an individual life and the near eternity of a mineralized geological life. तो यहाँ से हमारे पास कनेक्शन है. सो जो ब्रीफ कंक्लूजन जो ऑथर मेक करता है यहाँ पर कि जो फॉसिल्स रहते हैं ना, दे एम्बॉडी दैट दे यू कैन से दे आर एम्बॉडिंग द स्पिरिट ऑफ वैनिशिंग ब्रेविटी ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ, कि कैसे एक इंडिविजुअल लाइफ जो है वो एंड पे आ सकती है, एंड द नियर इंटर्निटी ऑफ अ मिनरलाइज जियोलॉजिकल लाइफ, और कैसे एक जियोलॉजिकल लाइफ या फिर मिनरलाइज जियोलॉजिकल लाइफ जो होती है वो इटर्निटी तक जिंदा रह सकती है. एज द फिलोसोफर मैनुअल डे लैंडा पुट्स इट इन 1,000 years of, उसकी एक बुक होगी 1997 के अंदर, बॉडीज एंड बोन्स क्रॉस द थ्रेशोल्ड बैक इनटू द वर्ल्ड ऑफ रॉक्स. तो ऑथर किस चीज़ के अंदर एग्रीमेंट जो है वो बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेशंस. सो वी नीड टू टारगेट समथिंग विच इज इन सिंक विथ दीज थिंग्स विच हैव बीन जस्ट बीन सेड. So let's look at the options. Humans are ever adaptable to the evolutionary challenges of the mortal nature, but so is not the case with the inanimate natural world. What does this sentence signify? उसको एक चीज़ पढ़ना. Humans जो है वो ever adaptable रहते हैं evolutionary challenge of the mortal nature. Is the nature mortal? क्या नेचर मॉर्टल होता है? क्या नेचर एक बार क्या कह सकते हैं? मॉर्टल इज समथिंग विच you can say which infinite नहीं है, which you know like doesn't live infinitely, it is deemed to death. like वो person जो है वो मर जाएगा, उसको अपन mortal कहते हैं. तो क्या nature mortal है? This is not right, isn't it? Nature mortal नहीं है. like humans are mortal beings, so this is definitely wrong. and if you look at the fourth option itself, यहाँ पर भी mortal nature के बारे में references, so this is also wrong. so immediately we can eliminate 1 and 4. so the option for the right candidate becomes option number 2 or option number 3. 2 and 3 में से कोई एक value हमारे पास सही है, so let's target the one which is actually the right. Humans are ever immortal in the face of the evolutionary challenge. Again, humans are not immortal in the face of the evolutionary challenge, but so is not the case with inanimate natural wealth and artifacts. This is actually wrong. ये कॉजल एंड इफेक्ट को बिल्कुल अपोजिट कर देता है. ऑथर ने ये बोला है कि नेचर जो है वो इमॉर्टल है और ह्यूमंस जो है वो मॉर्टल है. यहाँ पर इसको पूरी तरह से अपोजिट कर दिया है कि इमॉर्टल जो है वो एक्चुअली ह्यूमंस है एंड नेचर या फिर इनएनिमेट चीज़ जो है दे आर मॉर्टल. सो दिस इज इनहेरेंटली रॉन्ग. तो ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहता है, दिस इज द थर्ड ऑप्शन इटसेल्फ. लेट्स लुक एट द थर्ड ऑप्शन. ह्यूमंस आर मॉर्टल इन द फेस ऑफ द evolutionary challenge, actually correct right now, of nature, but so is not the case with the inanimate natural wealth and artifact. कि humans जो है वो mortal है in the face of evolution challenge of nature, but ये जो है वो सही case नहीं है. when we're talking about inanimate natural wealth and artifacts, they are deemed to be immortal. so this is specifically correct and hence the answer to the first question itself. Let's look at the second questions. Which of the following description of the Rift Valley is in line with the author's argument? Rift Valley का कौन सा ऐसा description है जो कि authors के agreement से definitely align कर रहा है, which means it is in sync with what the author has said. So what do we understand with the Rift Valley itself? Let's go back to the paragraph itself. So this is something that we understood कि Rift Valley जो होता है, द ऑथर गोज ऑन टू से कि जो जियोलॉजिक प्रोसेस रहती है उससे लैंडफॉर्म्स बनते हैं एंड उससे यू कैन से एक इन्वायरमेंट ऐसा बनता है जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को, पर्टिकुलर लाइफ को. सो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ वी अंडरस्टूड अबाउट रिफ्ट वैली इटसेल्फ. एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि रिफ्ट वैली के अंदर हमें होमिनिन फॉसिल्स मिलते हैं एंड दीज होमिनिन फॉसिल्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंथ्रोपोसीन एरा, because we have to embed ourselves in different time scales and ground ourselves in the earth, which is the both these functions are being supplemented or done with the hominin fossils itself. So we have to target a passage which is you can say including all this information or includes most of the information. The Rift Valley is a unique and important place that offers insight into the origin of human life and the ways in which we are connected to our planet. Exactly what वी वॉन्ट टू टारगेट कि रिफ्ट वैली जो है वो एक यूनिक और इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो ऑफर करती है इंसाइट इनटू द ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. बिकॉज वी नो कि जियोलॉजिकल लैंड प्रोसेस रहते हैं वो एक ऐसे हैबिटेट को अराइज करते हैं जो कि पर्टिकुलर लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है. सो इट कवर्स दैट एंगल एंड द वे इन विच वी आर कनेक्टेड टू अ प्लानट जो कि लास्ट पैराग्राफ के अंदर टारगेट था. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एंथ्रोपोसीन वी नीड होमिनिन फॉसिल्स एज वेल. सो ये चीज़ परफेक्टली टारगेट करता है हमारा रिफ्ट वैली का आर्ग्यूमेंट को. लेट्स लुक एट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. The Rift Valley chronicles the story of the Earth's evolution from the early stages of sustenance of the universe. There has been not been mention of the universe. ये बहुत ज़्यादा broad हो गया.
इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बना दिया इसको विथ द यू कैन से द इंक्लूडिंग ऑफ द वर्ड यूनिवर्स के बारे में बिल्कुल भी कोई रेफरेंस नहीं है रिफ्ट वैली का. रिफ्ट वैली इज कंसर्न विद स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द ओरिजिनेशन ऑफ ह्यूमंस or with the earth itself, not universe. So this is wrong. Third, the Rift Valley demonstrates the diverse ecosystem prevalent of earth and what leads to their formation. ये गलत है. Because of this option is eliminated. Because it's not that what leads to their formation. हमको ये चीज़ पता है कि Rift Valley के अंदर, if you read it clearly here, that Rift Valley contains dormant volcanoes, it contains fissures make across the earth, it contains valley basins. But इनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इनको एक्सप्लेन करा गया है कि रिफ्ट वैली के अंदर ये सारी चीज़ें हैं. बट डॉर्मेंट वॉल्केनोज कैसे फॉर्म हुए हैं, फिशर्स कैसे बने हैं, वैली बेसिन्स कैसे बने हैं, ये नहीं बताया गया है. इट इज़ नॉट अबाउट हाउ द यू कैन से डाइवर्स इकोसिस्टम इज़ फॉर्म्ड. इट्स नॉट कि डाइवर्स इकोसिस्टम बने कैसे हैं, ये नहीं बताया गया है. डाइवर्स इकोसिस्टम का डिस्क्रिप्शन है कि रिफ्ट वैली के अंदर ऐसे ऐसे इकोसिस्टम्स होते हैं. दैट्स इज स्पेसिफिकली बीइंग मेंशन, नॉट द कि डाइवर्स इकोसिस्टम कैसे बने हैं. सो दिस इज रॉन्ग. फोर्थ ऑप्शन, द रिफ्ट वैली वीव्स द मोस्ट एक्यूरेट स्टोरी. यहीं देखकर इसको एलिमिनेट कर दो. वी कैन नॉट इन्फर कि रिफ्ट वैली जो है वो वीव करता है मोस्ट एक्यूरेट स्टोरी. इट्स नॉट इवन, वी कांट थिंक कि ये मोस्ट एक्यूरेट है या नहीं. दिस इज सब्जेक्टिव, प्योरली सब्जेक्टिव. सो यू कांट थिंक कि ये मोस्ट एक्टिव स्टोरी है. सो दिस इज इनहेरेंटली इज रॉन्ग. हैज आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन बिकम्स द फर्स्ट ऑप्शन. The author of the passage would not agree with each of the following except, which means not agree and a negative. Each of the following except negative. So इनके अंदर negative becomes a positive. So we have to look for something जो कि in sync है with author's argument, जो कि support करता है author को या फिर जो passage के अंदर given है. The origin of human civilization was materialized through earthly process. Exactly right. ये चीज़ mention है कि जो origin है human civilization की, जो origin है वो materialize हुई थी through the earthly process. Earthly process के कारण ही at the end of the day human civilization का origin हुआ. This is specifically mentioned. So let's check for 2, 3, 4 कि क्या इनमें से एक option है जो positive है. अगर होगा तो उन दोनों में से हमको एक positive tick कर देंगे. The origin of human civilization was critical for the early geological process to occur. Exactly opposite, causal and effect का relationship पूरा completely उन्होंने flip कर दिया है. यहाँ पर ये चीज़ बोल रही है ह्यूमन सिविलाइजेशन का ओरिजिन जो है वो क्रिटिकल था जियोलॉजिकल प्रोसेस को होने के लिए, जबकि इसका पूरा हमने कंप्लीट अपोजिट पढ़ा है. हमने पढ़ा है कि जियोलॉजिकल प्रोसेस से लैंडफॉर्म्स बनते हैं और उससे ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ होती है, ना कि ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ से जियोलॉजिकल प्रोसेस बनता है. सो इसने कॉजल एंड इफेक्ट को पूरा कंप्लीटली अपोजिट कर दिया है. हेंस दिस इज नॉट आवर आंसर. द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन वॉज रीइंफोर्स्ड बाय कॉस्मिक एंड एटमॉस्फेरिक प्रोसेस. देयर हैज़ बीन नो मेंशन अबाउट दिस कॉस्मिक एंड एटमॉस्फेरिक प्रोसेस. खास करके कॉस्मिक प्रोसेस का कोई भी मेंशन नहीं है. सो दिस इज एन एलियन कॉन्सेप्ट, हेंस इट इज नॉट इन द ऑप्शन. Hence is not our answer. Fourth option, the origin of human civilization bears no relation with the biological history of organism. Definitely wrong. Origin of human civilization जो है वो bear करता है relationship with the biological history of organism. Definitely relation है. So this is also wrong and hence the answer to the third question is the first option. Let's look at the last question itself. Which of the following can be inferred about the landscape of the Rift Valley? Rift Valley के landscape के बारे में हम कौन सी चीज़ infer कर सकते हैं? So for this option, for this question itself, I have to go back to the landscape of Rift Valley. ये दो passages हैं जो specifically target करते हैं landscape of the Rift Valley. So I will read the option और उसके बाद मुझे जो relevant लगेगा मैं उसको टिक कर दूंगा. So let's start with the first option itself. The ancient volcanoes and geothermal vents led to the hazing of the limits of the Rift Valley. Okay, so let's check. दो चीज़ें इस्तेमाल करी गई हैं. हमारे पास एंशिएंट वॉल्केनो का रेफरेंस है और जियोथर्मल वेंट्स की बात करी गई है और हेज के बारे में बात करी गई है. लेट्स चेक कहाँ पर क्या क्या आया है. इफ़ यू लुक क्लोजली हियर, एंशिएंट वॉल्केनोज का रेफरेंस जो है वो यहाँ पर है. दिस इज़ दी एंशिएंट वॉल्केनोज दैट यू कैन सी. उसके बाद हमारे पास जियोथर्मल वेंट्स का रेफरेंस यहाँ पर है. तो यहाँ पर ये तो ऑथर के बारे में, दिस इज़ अबाउट ऑथर्स. ऑथर बता रहा है कि मैं इन जगह पे विजिट करा गया हूँ. और हेज का, इफ़ आई रिमेंबर इट क्लियरली, इट वाज इन द फर्स्ट पैराग्राफ. इट इज़ वेरी एज इट इमेंस so broad that on all but the clearest of dates his edges are lost in haze. तो ये बोल रहा है कि जो रिफ्ट वैली जो है वो इतनी ज़्यादा वैरिड है और इतनी ज़्यादा बड़ी है और इतनी ज़्यादा ब्रॉड है कि ऑन ऑल बट द क्लियरेस्ट ऑफ डेज, की सारे दिनों के अंदर एक्सेप्ट द क्लियरेस्ट ऑफ डेज उसकी एजेस जो है वो लॉस्ट रहती हैं हेज के अंदर. ये हमारे पास मेंशन्ड है. और दिस इज स्पेसिफिकली ये जो यू कैन से वॉल्केनोज एंड जियोथर्मल वेंट्स जो हैं, दिस इज़ अबाउट ऑथर्स कि जब ऑथर गया था विजिट करने के लिए तो वो इन सारी जगहों के ऊपर विजिट करके आया था. सो व्हाट इज़ द ऑप्शन सेइंग? The ancient volcanoes and geothermal vents led to the hazing of the limits of the Rift Valley.
It is not like that, na. It's not because of the ancient volcanoes and geothermal vents that led to the hazing of the limits of the Rift Valley. Rift Valley इतनी डाइवर्स है कि उसके अंदर अगर मान लो एक क्लियर डे नहीं होता है तो क्लियर डे को छोड़कर जितने भी दिन होते हैं उस दिन वी कैन से कि वहाँ पर हेजिंग होती है, ये मैंशनड है. नॉट बिकॉज कि यहाँ पर कॉज एंड यू कैन से कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बता दिया कि दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट, विच इज़ एररनेस इन इनसेल्फ. तो ये हमारे पास गलत है. The land with uneven terrain adds to the ecosystem that proved conducive to early humans. Exactly right. ये बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है. बिकॉज इफ यू लुक एट द पैराग्राफ itself, it said that in some of the, look at this, in some of the world's least hospitable lands, the rain, wind and tectonic summon long buried bones, skulls and teeth from the earth. This is restless territory, a landscape of tumult and movement and the birthplace of us all, which means uneven terrain है. because बहुत ज़्यादा it said कि रिफ्ट वैली जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. इट हैज़ uneven terrain, जैसे volcanoes हो गया या फिर basins हो गए, like valley basins, but it adds to the ecosystem that proved conducive to the early humans, because although it was, you can say, नॉट हॉस्पिटेबल, बट हुआ क्या कि ह्यूमन्स वर अडेप्टेबल, तो ह्यूमन्स ने फर्दर यू कैन से अडेप्ट कर दिया. तो इट प्रूव कॉन्ड्यूसिव टू अर्ली ह्यूमन्स बिकॉज इट हेल्प्स देम टू लाइक इवोल्यूशन, इसके कारण ह्यूमन्स का हो पाया. The second option is targeting exactly what we want to see from the Rift Valley. Let's check for 3 and 4 again. The floor of the valley is replete with patches of green vegetation with no available source of water. Like एक बार मैं यहाँ पर चला भी सकता हूँ. The floor of the valley is replete with patches of green vegetation but no available source of water. अभी तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि इट हैज़ वैले बेसिन्स आर फिल्ड विथ वास्ट लेक्स और ड्राइड एंड क्लॉग्ड विथ सैंड एंड सेडिमेंट. तो यहाँ पर तो वो बोल रहा है कि वैले बेसिन्स हैं, जो कुछ वैले बेसिन्स है जो फिल्ड है वास्ट लेक से और कुछ ड्राइड है. तो ऑब्वियसली अगर वो फिल्ड है वास्ट लेक से तो देयर वुड बी वाटर. तो हाउ कैन यू से कि यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ वाटर नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन. द लैंडस्केप एग्जिबिट्स अनअडेप्टेबल क्लाइमेटिक एंड जियोलॉजिकल कंडीशन अक्रॉस इट्स स्पैन. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. Although it was very, you can say, not least hospitable, author ने यहाँ पर बोला है कि it was not hospitable, isn't it? Last में बोलता है वो कि in some of the world's least hospitable lands, but it has not said no like it is one of the world's least hospitable land. It is not said कि वहाँ पर unadaptable है. Least hospitable and unadaptable में एक बहुत बड़ा difference है. It is very much, you can say, different. It is not the same. If you are saying something is least hospitable, which means there is a possibility that it can be adapted by some species. कोई species जो है वहाँ पर adapt कर सकती है अपने आप को और रह सकती है. But if you are saying that it is unadaptable, that means कि यहाँ पर कोई भी species जो है वो adapt नहीं कर सकती. So this is not the same. These are different. So definitely the answer to this option becomes the answer to this question becomes the second option itself. So I hope you like this session and stay tuned for even more RCs in the upcoming session as well.